हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नेट जीआरएफ। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये जो क्लास होती है जिसमें हम कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन पर कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है उनको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। और आज के इस क्लास में हम समझेंगे वायु राशियां, जो एयर मास है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बार आपको ज्योग्राफी की नेट जीआरएफ एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या पीजीटी एग्जाम हो, इन सभी में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, अभी चल रहे हैं नवरात्रे। और नवरात्रे ऑफर में सभी कोर्सेज, नेट जेआरएफ हो, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या फिर टेस्ट सीरीज हो, सभी में 60% की भारी छूट है। वो पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप की सभी कोर्सेज पे मिल रही है। ऐप कहाँ मिलेगी? ऐप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से पाथफाइंडर लर्निंग ऐप के नाम से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। छूट कब तक रहेगी? 22 मार्च से 5 अप्रैल के मध्य ये छूट रहने वाली है। क्या क्या मिलेगा अगर आप ज्वाइन करते हैं रिसर्चर बैच नेट जेआरएफ के लिए? अगर आपका सपना है जेआरएफ निकालना, तो आपको निश्चित रूप से रिसर्चर बैच ज्वाइन करना चाहिए। क्यों ज्वाइन करना चाहिए दोस्तों? अगर आप रिसर्चर बैच ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको मिलता है 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन। ठीक है, 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको मिलती है लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। रिकॉर्डेड क्लासेस को आप कितनी ही बार चला सकते हैं, साथ ही साथ आप उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं और फिर जब आप ऑफलाइन मोड में भी चला सकते हैं। इसके अलावा ये लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की मिलती है। ठीक है, पेपर 1 नेट का और पेपर 2 ज्योग्राफी दोनों की आपको क्लासेस हैं वो अवेलेबल है। उसके अलावा आपको यहाँ पे मिलते हैं नोट्स, और नोट्स में ध्यान रखना, पेपर 1 के नोट्स हैं वो आपको मिलेंगे पीडीएफ में। ठीक है, किस रूप में मिलेंगी? पीडीएफ के रूप में। और पेपर 2 के जो नोट्स हैं यानी ज्योग्राफी के नोट्स हैं वो आपको होंगे होम डिलीवर होंगे। ठीक है, नोट्स होम डिलीवर होंगे। सिर्फ 17 बुकलेट है, शानदार बुकलेट है ना। 17 बुकलेट में पूरे नोट्स को हमने शामिल किया है। ठीक है, आप चाहें कि बुकलेट कैसी है सर डेमो दिखाएं, तो डेमो आप या तो मुझे मैसेज कर दे मेरे नंबर पर 7333998354, या फिर आप ऐप पर जाकर कोर्स में बुकलेट्स में वहां पर आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप यहां से ले सकते हैं नोट्स। नोट्स के अलावा आपको इसमें मिलेगा टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री, है ना, कोर्स के साथ ही। और आपको मिलेगी PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विथ सॉल्यूशन, और ये भी है वो आपको मिलेंगे पीडीएफ के रूप में। तो ये सारी चीजें, पूरा रिसोर्सेज जो आपको चाहिए एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को पास करने के लिए, वो सारी चीजें एक ही स्थान पर, एक ही जगह पर अवेलेबल है। और ये मात्र आपकी नवरात्रि ऑफर में सिर्फ और सिर्फ 4100 रुपए में मिलेगा। कितने में? 4100। नवरात्रे बाद लेते हो तो 10,250 इसका प्राइस है वो रहेगा। ठीक है, तो जल्दी करिए, छूट ना जाए। वैसे ही अगर आप विद्यास्थली बेस ज्वाइन करते हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो हमें पता है कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम है वो निश्चित रूप से आने ही वाली है। ठीक है, तो इसमें भी आपको ज्योग्राफी की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी। ठीक है, लाइव और रिकॉर्डेड क्लास के साथ साथ ज्योग्राफी की बुकलेट जो सिलेबस के अनुसार है, कंप्लीट नोट्स आपको मिलेंगे। इनका भी डेमो आपको हमारे ऐप पर कोर्स के अंदर अवेलेबल है, वहां पर जाके आप देख सकते हैं बुकलेट कैसी है। उसके अलावा आपको इसमें टेस्ट सीरीज और PYQs दोनों ही अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें आपको है वो मात्र 3500 रुपए में अवेलेबल रहने वाली है दोस्तों। उसके अलावा आचार्य बैच है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, इसमें भी आपको नोट्स, टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेज सभी अवेलेबल है। और साथ ही साथ हमारी सिद्धि टेस्ट सीरीज, आप अगर यूजीसी नेट के लिए लेते हैं, सेट, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी एग्जाम के लिए हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसका एक ही प्राइस है, मिनिमम प्राइस है। और कितना है? 299 ओनली, सिर्फ 299 में आपको
कंप्लीट टेस्ट सीरीज, सभी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। और टेस्ट सीरीज में हमने 3 तरह के टेस्ट वो रखे हैं। एक तो है टॉपिक वाइज, जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में होंगे उतने टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे टॉपिक वाइज। फिर उसके अलावा हमने बनाए हैं यूनिट वाइज टेस्ट, और फिर आपका रहता है फुल टेस्ट। तो ये इस तरह से आपका कॉम्प्रिहेंसिव, हर तरह से आपका क्या है टेस्ट है वो इसमें लिया जाता है। तो निश्चित रूप से दोस्तों ज्वाइन करें, ठीक है, और नवरात्रा ऑफर को निकलने ना दे। बेस्ट ऑफर है, बढ़िया ऑफर है। चलिए, तो ये तो रहा आपके आगे का फ्यूचर के बारे में। अब हम जानते हैं वायु राशियों के बारे में कि वायु राशियां क्या होती हैं, किस तरह से वायु राशियां हैं वो कार्य करती हैं। चलिए, तो वायु राशि बिल्कुल सिंपल सा, साधारण सा और बढ़िया सा टॉपिक है। अब वायु राशि होती क्या है? वायु है और राशि है। वायु क्या होती है? वायु यानी हवा, ठीक है, और इसमें क्या होता है? गैस होती है, ठीक है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, है ना, ऑक्सीजन, ये हमने सबने पढ़ा है। उसके अलावा जलवाष्प होता है, ठीक है, और उसके अलावा आपका धूल कण भी इसमें शामिल, ये सारी चीजें इसमें शामिल होती है। लेकिन ये तो हमने पता चल गया कि ये तो तब वायु में। और राशि यानी एक जैसा, है ना, एक समान वायु, यानी जिसमें आपको ये चीजें, है ना, उनका संगठन, उसका तापमान, उसमें आर्द्रता, जलवाष्प आ गई ना, आर्द्रता, उसमें घनत्व, ये सारी चीजें क्या मिले? समान मिले। क्या मिले? समान मिले। और समान तो मिले ही मिले, और एक वृहद क्षेत्र में मिले। समान के साथ साथ क्या हो? वृहद क्षेत्र हो। तो उसे हम क्या बोलेंगे? वायु राशि कहेंगे, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? वायु राशि। यानी ऐसी वायु, उस वायु का तापमान, उस वायु में आर्द्रता, उस वायु में घनत्व, ये सारी चीजें क्या है? एक समान है, और एक वृहद क्षेत्र में एक समान है। तो उसे हम बोलते हैं वायु राशि। क्या बोलते हैं उसे? वायु राशियों के नाम से जाना जाता है। अब इन वायु राशियों का निर्माण कैसे होता है? ये तो हो गई वायु राशियां। अब ये वायु राशियां बनेगी कैसे? समझ में आ गया ना कि वायु राशियां होती क्या है? बड़े क्षेत्र में एक समान वायु हो तो उसे वायु राशियां कहते हैं, वायु राशियों का निर्माण। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए जरूरी है, और वो कॉन्सेप्ट कौन सा है? वायु का अवतलन यानी नीचे उतरना, और एक है वायु का अभिसरण यानी ऊपर उठना। वायु ऊपर उठती है तब क्या होता है? वायु नीचे बैठती है तब क्या होता है? वायु राशियां तभी बनेगी जब वायु नीचे बैठेगी। ये बात आप नोट कर लेना, यानी उसका क्या होगा? अवतलन होगा। जब वायु ऊपर उठेगी, जब वायु क्या है? ऊपर उठ रही है, तो वहां पे आपका वायु राशियों का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि ऊपर उठती हुई वायु में तापमान में विसंगतियां, तापमान में परिवर्तन आता है। तापमान में परिवर्तन से आर्द्रता में, घनत्व में, आयतन में, इन सब चीजों में आपका परिवर्तन है वो देखने को मिलता है ऊपर उठती हुई वायु में, ठीक है। तो विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न स्तरों पे उसमें वायु में परिवर्तन आएगा, और परिवर्तन आने का मतलब क्या है? नवीनीकरण आ रहा है, नई चीजें आ रही है। और नई चीज आ रही है, इसका मतलब वो एक समान नहीं हो पा रहा है, और एक समान नहीं है यानी वो वायु राशि क्या है? वायु राशि के रूप में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो वायु राशि अभिसरण, यानी जब वो ऊपर उठ रही है, ठीक है, ऊपर उठते हुए ये वायु है, वायु कभी भी वायु राशि का निर्माण नहीं कर। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उसे नीचे उतरना चाहिए, अवतलन हो। वायु राशि क्या हो? नीचे बैठे, अवतलन हो। अवतलन तो हो गई, ठीक है। अवतलन होने के बाद वो धरातलीय विशेषताओं को अपने अंदर धारण करे, अपने अंदर समाये। जैसे ठंडा धरातल है तो वो वायु राशि कैसी हो जाए? ठंडी हो जाए। गर्म है तो वो गर्म हो जाए। धरातलीय है ना, तो उस विशेषताओं को अपने अंदर समाहित कर लेती है, और एक समान पूरे क्षेत्र में एक जैसी वायु राशि का निर्माण करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब ये हवाएं नीचे उतरेगी तभी आपकी वायु राशियां
बनेगी, ऊपर उठेगी तब नहीं बनेगी। जब ऊपर वायु राशि उठती है, हम वायु ऊपर उठती है, तो हमें निम्न दाब का क्षेत्र मिलता है। कौन सा क्षेत्र? निम्न दाब का क्षेत्र, लो प्रेशर जोन हमें मिलता है। और जब वायु राशियां ऊपर नीचे आती है तब हमें उच्च दाब का क्षेत्र मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ? वायु राशियां पृथ्वी में उन क्षेत्रों में, उन स्थानों में देखने को मिलेगी जहां पर क्या होता है? उच्च दाब का क्षेत्र मिलता है। ठीक है, जहां पर उच्च दाब का क्षेत्र मिलता है वहां पे हमें वायु राशियां देखने को मिलेगी। अब उच्च दाब का क्षेत्र हमें पता है दो जगह पर हमें मिलता है, एक तो ध्रुवीय उच्च दाब और एक कौन सा? उपोष्ण उच्च दाब। यहीं पर वायु राशियां हैं वो हमें देखने को मिलती है। और यही दो क्षेत्र हैं जो वायु राशियों के निर्माण के रूप में हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमें पता है जहां पर वायु ऊपर उठेगी, जहां पर लो प्रेशर मिलेगा, वहां पर वायु राशियां नहीं बनेगी, क्योंकि वहां वायु राशि बनने के लिए क्या आवश्यकता है? अवतलन हो, नीचे आए और नीचे आके समान उन धरातलीय विशेषताओं को वो धारण करे, लगभग एक समान पूरे विशाल क्षेत्र में हमें वो विशेषताएं मिले। ठीक है, तो इसलिए अवतलन होना जरूरी है। और पृथ्वी पर उच्च दाब के ध्रुवीय और उपोष्ण दो क्षेत्र हमें मिलते हैं। ठीक है, परंतु इन्हें हम दो तरह से बांटते हैं। ध्रुवीय वायु राशियों को तो हम ध्रुवीय क्षेत्र से निकलने वाले को ध्रुवीय ही बोलते हैं, लेकिन जो उपोष्ण क्षेत्र से निकलती है वायु राशियां उन्हें हम उष्ण कटिबंधीय वायु राशियों के रूप में जानते हैं। उष्ण कटिबंधीय वायु राशियां। ठीक है, अगर हम वायु राशियों के हिसाब से पृथ्वी को बांटें तो 40 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री साउथ के बीच वाला जो क्षेत्र है उसमें हम कौन सी? उष्ण कटिबंधीय वायु राशियां। और 40 डिग्री से ऊपर वाले जो क्षेत्र है उन्हें हम ध्रुवीय वायु राशियों के रूप में जानते हैं। अगर हम इसे ऐसे बोले 40 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री साउथ, तो 40 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में उष्ण कटिबंधीय और 40 डिग्री से ऊपर वाला कौन सा है? ध्रुवीय वायु राशियों के रूप में आता है। तो इस हिसाब से उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाले जो क्षेत्र है जहां पे हवाएं नीचे उतर रही है वृहद क्षेत्र में, और उस वृहद क्षेत्र की उस धरातलीय विशेषताओं को नीचे उतरते हुए अपने अंदर समाहित करके एक समान वायु का जो क्षेत्र बना रही है, वायु राशियां बना रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय वायु राशि। ठीक है, और इन्हें हम क्या बोलेंगे? ध्रुवीय वायु राशियां। ठीक है, तो इस तरह से हमें वायु राशियां मिली। एक तो क्या मिली? ध्रुवीय, और एक कौन सी मिली? उष्ण कटिबंधीय। और यही चीज है वो त्रिवार्था भी कहते हैं। यही चीज क्या है? त्रिवार्था भी कहते हैं कि एक वृहद क्षेत्र में विस्तृत, एक वृहद क्षेत्र में विस्तृत वायु राशियों की समान विशेषता जिनमें शामिल हो, वायुमंडल की समान विशेषताएं जिनमें शामिल हो, उनकी आर्द्रता भी हो, उनमें तापमान भी हो, ये सारी चीजें उसमें समान हो, तो उसे हम क्या है? वायु राशियां कहते हैं। ठीक है, एक वृहद क्षेत्र में वायुमंडल की समान विशेषताएं जिनमें शामिल हो, जैसे तापमान, आर्द्रता, ये सारी चीजें उनमें समान हो, तो उसे हम वायु राशि के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो यही बात है वो त्रिवार्था भी कहते हैं, और यही बात हमें यहां पर समझ में आई कि वृहद क्षेत्र होना चाहिए और वृहद क्षेत्र में समान विशेषताएं होनी चाहिए। परंतु यहां तक तो हमें समझ में आया कि ध्रुवीय वायु राशि बना दी और उपोष्ण कटिबंधीय वायु राशि हमने बना दी, लेकिन अब इसके बाद भी इनमें थोड़ा सा परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। एक प्रकार है कि नीचे बैठ रही है पवन, है ना, और धरातलीय विशेषताएं उसे धारण करनी है, तो उस नीचे बैठती हुई वायु को अगर वो आती है समुद्र में यानी महासागर में, और अगर वो चली जाए कहां पर? महाद्वीप में, स्थलीय, तो इस प्रकार से हम उस वायु राशि को फिर से बांट सकते हैं कि कौन सी? महाद्वीपीय वायु राशि और महासागरीय वायु राशि, यानी कॉन्टिनेंटल वायु राशि और
ट्रॉपिकल वायु राशि। ठीक है, कौन सी? ट्रॉपिकल और कॉन्टिनेंटल वायु राशि। फिर से हम उसे दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, वो सॉरी ट्रॉपिकल बांट दिया, मरीन, सॉरी, है ना, मरीन वाली वायु राशि, कॉन्टिनेंटल और मरीन। अब इस तरह से हमने दो भाग बांटा। पहला कौन सा बांटा? पहला बांटा ध्रुवीय वायु राशि यानी पोलर, उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल। ठीक है, अब ध्रुव में ही उतर रही है वायु राशि, परंतु वो अगर महासागर पे उतर रही है तो वो कौन सी हो जाएगी? मरीन। और अगर वो महाद्वीप पर उतर रही है तो वो कौन सी हो जाएगी? कॉन्टिनेंटल। चलो ठीक है, महाद्वीप पर उतर रहा हूं मैं और महासागर पे उतर रहा हूं, लेकिन महाद्वीप गर्म है, ठीक है, और या फिर महाद्वीप ठंडा है, तो उस आधार पर भी बढ़ जाएगी कौन सी? गर्म वायु राशि और ठंडी वायु राशि। तो गर्म की यानी वार्म यानी डब्लू, और कोल्ड यानी सी। सी तो पहले आ चुका, तो इसे काल्ड बोल देंगे, के आ जाएगा। ठीक है, के से आ जाएगा, तो उसके लिए हम के शब्द का प्रयोग करेंगे, भी समझाऊंगा ये क्या है। परंतु यहाँ पे एक चीज अपने को समझना है कि हम ये संकेत क्यों लिख रहे हैं, ये भी अभी समझेंगे। पर अभी आप समझते चलो कि गर्म के लिए डब्ल्यू वार्म, और कोल्ड के लिए के, महासागर के लिए एम, कॉन्टिनेंटल के लिए सी। ठीक है, अब यहाँ पे एक समस्या और आ रही है। वो समस्या आ रही है कि गर्म कौन है, ठंडा कौन सा है। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, वायुमंडल में या कहीं पे भी देखें कि हमें गर्म कौन सा है, तो गर्म और ठंडा सापेक्ष रूप से हम देखेंगे। सापेक्ष रूप मतलब सापेक्षिक रूप। कौन से रूप में देखेंगे? सापेक्षिक। सापेक्षिक यानी जब किसी दो चीजों की तुलना हमें करनी हो, दो चीजों की तुलना करनी हो। दो चीजों की तुलना कैसे? जैसे एक वायु राशि जिसका टेम्परेचर 15 डिग्री है और दूसरी का 17 डिग्री सेल्सियस है। अब इनमें गर्म कौन सी है? 17 वाली। ठंडी कौन सी है? 15 वाली। फिर हम दूसरा तुलना करते हैं। एक है जिसका 45 डिग्री है और दूसरे का 48 डिग्री है। गर्म कौन सी है? 48। ठंडी कौन सी है? 45। अब आप बोलोगे सर ये भी ठंडी है, ये गर्म है, और ये भी ठंडी है और ये भी गर्म है, क्योंकि हमें तुलना करनी। यानी वायु राशि जिस धरातल से गुजर रही, जिस धरातलीय क्षेत्र से गुजर रही है, अपने प्रवाह के दौरान जिस धरातलीय क्षेत्र से गुजरती है, तो उस धरातल से अगर उसका टेम्परेचर ज्यादा है तो वो गर्म है, अगर उस धरातल के टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर कम है तो वो ठंडी वायु राशि है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास वायु राशि दो तरह से आती है, गर्म और ठंडी। ठीक है, फिर अब ये गर्म और ठंडी भी आ गई समझ में, महाद्वीप में भी समझ में आ गई कि वो महाद्वीपीय क्षेत्र से उत्पन्न हो रही है ना, और ध्रुवीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी हमें समझ में आ गया। तो फिर एक और समस्या आती है हमारे पास, कौन सी? या तो वो वायु राशि स्थिर होगी, स्थिर यानी स्टेबल एस, या फिर वो वायु राशि अस्थिर होगी, अस्थिर यानी अनस्टेबल। अब ये स्थिर और अस्थिर वायु राशि क्या है? एक चीज आप ध्यान रखना, जब पवन बहती है तो धरातल तो हमारा एक समान नहीं होता, धरातल तो हमारा उबका बढ़े ऐसे, लेकिन पवन सीधा बहने का प्रयास करती है। पवन क्या है? सीधा बहने का प्रयास करती है। जब हवा किसी धरातलीय भाग से टकराकर ऊपर उठती है, ठीक है, ऊपर उठने का प्रयास करती है। अगर मैं इस पर्वत को थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं अपन, अपना क्या है, ठीक है, तो अब इसे आएगी और प्रवाह में आने के बाद ऊपर उठेगी, तो ऊपर उठने के बाद उसकी तापमान में क्या आती है? कमी आती है, और वो अस्थिर वायु राशि की तरह व्यवहार करती है। वो क्या हो जाती है? अस्थिर। वर्षा करेगी, संघनन होगा, बादल बनाएंगी, वर्षा करेगी, और ये जो वायु है, ये जो हवा है, ये वायु राशि है, वो कैसी हो जाएगी? अस्थिर। आप बोलोगे सर, और जब ये नीचे उतरती है तो नीचे उतरने के बाद ये स्टेबल होती है और इसे बोलते हैं हम स्थिर वायु राशि। आप बोलोगे सर अभी तो आपने बोला था कि जब हवा ऊपर उठे, जब हवा ऊपर उठे तो वायु राशि बनेगी ही नहीं।
मैंने सही बोला था। तो आप यहाँ पे उठा रहे हो और उसे अस्थिर बोल रहे हो, तभी तो अस्थिर बोल रहे हैं। नहीं, क्यों? क्योंकि वो कंडीशन किस चीज के लिए थी? वो कंडीशन थी इस चीज के लिए, यहां के लिए। ये क्षेत्र ऐसा है जो वायु राशि का निर्माण क्षेत्र है, वायु राशि का निर्माण क्षेत्र है ये। यहां पे वायु राशि बननी है, और जहां पे बननी है वहां पे ऊपर नहीं उठ सकती, वहां को नीचे ही बैठेगी। लेकिन नीचे बैठने के बाद इन धरातलीय विशेषताओं को लेने के बाद वो चलना प्रारंभ करेगी, फिर वो इन क्षेत्रों से निकलेगी, और निकलते हुए जब उस वायु राशि के मार्ग में पर्वत आएगा तो उस पर्वत पर ये चढ़ने का प्रयास करेगी, और उसे हम क्या बोलेंगे? अस्थिर वायु राशि। और जब ये नीचे उतरेगी तो उसे हम बोलेंगे स्थिर वायु राशि। अब वो चाहे पर्वत पे चढ़े, चाहे वो संघनन हो, या कैसे ही चढ़े, जब वो ऊपर जाएगी तो क्या होगा? अस्थिर वायु राशि। और जब वो नीचे आती है तो उसे हम बोलते हैं स्थिर वायु राशि। ठीक है, चलिए, तो ये चीज भी आपके समझ में आ गई। अब इन सारी चीजों से हमें ये पता चला, और त्रिवार्था जो हमारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने पूरे विश्व में वायु राशियों को 16 भागों में बांटने का प्रयास किया है। कितने भागों में? 16 भागों में उन्होंने बांटा है। कैसे बांटा है ये हम समझते हैं। पहला, निर्माण क्षेत्र उनका होता है, वायु राशियां बनती है, और वो वायु राशियां अगर ध्रुवीय क्षेत्र में बन रही है तो उसे हम पी के नाम से जानेंगे, ध्रुवीय वायु राशि। ठीक है, और अगर वो विषुवत रेखीय क्षेत्र में बन रही है, उष्ण कटिबंधीय है ना, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में बन रही है तो उसे हम ट्रॉपिकल के नाम से जानेंगे, पोलर और ट्रॉपिकल। दो वायु राशियां हो गई। अब इन दो वायु राशियों को हम दो दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से दो दो भाग? ध्रुवीय महासागरीय वायु राशि और ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशि। महाद्वीप पे बन रही है, महासागर में एम आ जाएगा, और महासागर में, महाद्वीप में सी आ जाएगा। तो ये भी दो भागों में बढ़ जाएगी। कौन सी? कॉन्टिनेंटल और मरीन। ठीक है, इस तरह से ध्यान रख लेना संकेत, क्योंकि एक ही बोर्ड में बनाने का प्रयास अपना, तो इस तरह से हम इसे बना सकते हैं। अब ये ध्रुवीय महासागरीय वायु राशि भी दो भागों में हम इसे बांट सकते हैं। और जब हम इसे दो भागों में बांटते हैं तब हम इसे किस में? ठंडी यानी कि, और गर्म यानी डब्लू, दो भागों में बांट सकते हैं। यानी ध्रुवीय महासागरीय ठंडी वायु राशि, ध्रुवीय महासागरीय गर्म वायु राशि। वैसे ही हम इसे भी दो भागों में बांट सकते हैं, ठंडा और गर्म वायु राशि, ठंडी और गर्म वायु राशि। और ये भी दो भागों में बढ़ जाएगी, ठंडी गर्म वायु राशि। ठीक है, तो ध्रुवीय महासागरीय ठंडी वायु राशि, उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय ठंडी वायु राशि। ठीक है, तो ये हमारे पास कितने आ गए? 8 प्रकार आ गए। अब 8 से ही थोड़ी काम चलेगा, अपने पास अभी एक और बच रहा है ना। कौन सा बच रहा है? ये बच रहा है। तो कौन सा बच रहा है? ध्रुवीय महासागरीय ठंडी स्थिर वायु राशि, स्थिर के लिए एस आ जाएगा, और ध्रुवीय महासागरीय ठंडी अस्थिर वायु राशि, अनस्टेबल वायु राशि। ठीक है, उसी तरह से ध्रुवीय महासागरीय गर्म स्थिर वायु राशि और अस्थिर वायु राशि, ध्रुवीय महासागरीय ठंडी स्थिर वायु राशि और अस्थिर वायु राशि। ऐसे ही ये सारी आ जाएगी, स्थिर और अस्थिर, स्थिर और अस्थिर। और ये भी दो भागों में बढ़ जाएगा, स्थिर और अस्थिर। स्थिर वायु राशि, अस्थिर,
ठीक है, इस तरह से हमारे पास अब 16 प्रकार की वायु राशियां आ गई। ठीक है, अब हम इन सब का नाम एक साथ लिखेंगे। ठीक है, अगर मुझे संकेत में लिखे या नाम में लिखे, चलिए, ध्रुवीय, महासागरीय, ठंडी, स्थिर वायु राशि को अगर मुझे लिखना है तो उसका एक संकेत जो मैं लिखूंगा, कौन सी? महासागरीय, ध्रुवीय, पोलर, ठंडी, अस्थिर वायु राशि। ठीक है, इस तरह से इसमें क्या आ जाएगा? महासागरीय, ध्रुवीय, ठंडी, अस्थिर वायु राशि। इसमें क्या आ जाएगा? महासागरीय, ध्रुवीय, गर्म, स्थिर वायु राशि। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? महासागरीय, ध्रुवीय, गर्म, अस्थिर वायु राशि। तो ये इनके संकेत हो जाएंगे सभी के। ठीक है, फिर इसमें क्या आ जाएगा? महाद्वीपीय, है ना, ध्रुवीय, गर्म, ठंडी, स्थिर वायु राशि। इसमें महाद्वीपीय, ध्रुवीय, ठंडी, है ना, और अस्थिर वायु राशि। वैसे ही इनके भी बचे हुए के भी हम दे देंगे। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? महाद्वीपीय, है ना, महाद्वीपीय, ध्रुवीय, गर्म, अस्थिर वायु राशि। और इसमें क्या आ जाएगा? महासागरीय, महाद्वीपीय, ध्रुवीय, गर्म और स्थिर वायु राशि। वैसे ही हम औरों में बना लेंगे। अगर बनाए, थोड़ा सा हम छोटा ले लेते हैं, इसका यहां पे बना दे ऊपर। है ना, ये कौन सा आ जाएगा? उष्णकटिबंधीय, है ना, ट्रॉपिकल, ओ सॉरी, महासागरीय, महाद्वीपीय, उष्णकटिबंधीय, ठंडी, अनस्टेबल वायु राशि। और इसमें क्या आ जाएगा? महाद्वीपीय, उष्णकटिबंधीय, ठंडी, स्टेबल वायु राशि। इसमें क्या आ जाएगा? महाद्वीपीय, उष्णकटिबंधीय, गर्म, स्थिर वायु राशि। ये क्या हो जाएगा? महाद्वीपीय, उष्णकटिबंधीय, गर्म, अस्थिर वायु राशि। वैसे ही इसमें क्या हो जाएगा? महाद्वीप, महासागरीय, है ना, एम है, महासागरीय, उष्णकटिबंधीय, ठंडी, स्टेबल वायु राशि। इसमें क्या हो जाएगा? महासागरीय, उष्णकटिबंधीय, ठंडी, अनस्टेबल वायु राशि। इसमें क्या हो जाएगा? महासागरीय, उष्णकटिबंधीय, गर्म, स्टेबल वायु राशि। और महासागरीय, है ना, उष्णकटिबंधीय, गर्म, अस्थिर वायु राशि। तो इस तरह से हमने टोटल 16 वायु राशियों को बांटा है। और यही आपको ध्यान में रखना है कि ये 16 वायु राशि क्या है। एग्जाम में क्या आता है? मोस्टली आपको ये सिंबल आएंगे और इन सिंबल्स का आपके क्या पूछता है? पूरा नाम पूछ लेगा या मैच करवा लेगा, मैचिंग करवा लेगा। ठीक है, तो पूरा नाम और सिंबल्स, जो मैं बोल रहा था वो पूरा नाम है और सिंबल्स हमने लिखे। तो ये वर्गीकरण था जो त्रिवार्था ने हमें दिया। वायु राशियां क्या है? आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि वायु राशियां वो क्षेत्र है, वो एक बड़े क्षेत्र में निर्मित होती है जहां पे वायु का अवतलन होता है। वायुमंडलीय दशाएं, सूर्य ताप, समताप वहां पे समान रूप से पाया जाता है और उस अवतलन होती हुई वायु राशि उस धरातल की विशेषताओं को अपने अंदर आत्मसात कर लेती है, तो उस वहां पर एक समान विशेषताओं का निर्माण होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, तो अब इससे संबंधित हम
थोड़े थोड़े से प्रश्न भी हम जान लेते हैं। तो एक इंफॉर्मेशन और बता दें जो इस प्रश्न को भी सोल्व करने में आपके लिए सहायता करेगी कि वायु राशियां जो है, वायु राशियां हमें देखने को कब मिलती है, कब इनके बारे में पहली बार हम जानते हैं। तो वायु राशियों के बारे में हम प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 से 30 के बीच में हमें इसके बारे में जलवायु विज्ञान में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। और उस महत्वपूर्ण जानकारी के तहत हम मौसम के पूर्वानुमान लगाने में वायु राशियों का प्रयोग करते हैं। किस चीज में करते हैं? मौसम के पूर्वानुमान लगाने में हम वायु राशियों का प्रयोग करते हैं। और वायु राशियां और वातावरण, इन दोनों का पूर्वानुमान में महत्वपूर्ण योगदान रहता है कि मौसम के पूर्वानुमान में हमें महत्वपूर्ण जानकारी इनसे मिलती है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन था जलवायु विज्ञान के विषय क्षेत्र में वायु राशियों को सम्मिलित किया गया। कब सम्मिलित किया गया? 1920 से 30, 10 से 20, 1900 से 1910 और 1930 से 40। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 1920 से 30, यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद वाला जो समय है उसमें। फिर एक और क्वेश्चन है इसी से संबंधित कि जब पूर्वानुमान हमें लगाना है, ठीक है, जब हमें क्या लगाना है? पूर्वानुमान। तो उस पूर्वानुमान को लगाने में सबसे पहले प्रयास किन विद्वानों ने किया? कौन कौन से विद्वान थे जिन्होंने वायु मौसम विज्ञान के पूर्वानुमान के लिए वायु राशियों और वातावरणों का प्रयोग किया? तो 4 विद्वान हमारे पास है, बर्जरान, बर्कनीज, सोलबर्ग और जेम्स। तो ये 3 विद्वान कौन से? बर्जरान, बर्कनीज और सोलबर्ग, इन्होंने पूर्वानुमान के आधार पर इनका प्रयोग किया था। बाकी जेम्स का इससे कोई लेना देना नहीं था। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? जेम्स। श्रेय नहीं जाता है, ठीक है, तो ये जेम्स इसमें सही आंसर हो जाएगा। साथ में ये परिभाषा किसने कही कि वायु राशि वायुमंडल का सघन और विस्तृत भाग जिसकी ताप और आर्द्रता संबंधी विशेषताएं एक समान होती है, क्षैतिज दिशा में लगभग समान रहती है। तो ये परिभाषा हमने जानी थी। किसने? बर्जरान ने नहीं कही, बर्कनीज ने नहीं कही, त्रिवार्था ने कही, सोलबर्ग ने भी नहीं कही। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? त्रिवार्था इसमें सही आंसर रहने वाला है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। जब किसी गतिशील वायु राशि का तापमान धरातल से अधिक हो तो उसे कहते हैं, समझाया था, ठंडी होगी, उष्ण होगी, अस्थिर होगी या स्थिर होगी। जब किसी गतिशील वायु राशि का तापमान धरातल से क्या हो? ज्यादा हो तो वो गर्म होगी या ठंडी होगी? गर्म वायु राशि, उष्ण वायु राशि होगी है। और अगर कम हो तब वैसी स्थिति में क्या हो जाएगा? ठंडी। कम हो धरातल से तब क्या हो जाएगा? ठंडी वायु राशि। फिर आते हैं नेक्स्ट, त्रिवार्था ने पृथ्वी की सभी वायु राशियों को कितने भागों में बांटा है? अभी हमने पढ़ा है कितने भागों में? 16 भागों में बांटने का कार्य उन्होंने। फिर हम चलते हैं CPWS संकेत कौन सी वायु राशि को दर्शाता है? CPWS संकेत है वो कौन सी वायु राशि को दर्शाता है? तो सी का मतलब क्या है? महाद्वीपीय, कॉन्टिनेंटल, है ना, महाद्वीपीय। तो जिनमें महाद्वीपीय आ रहा है वो सारे सही है, तो सब में ही आ रहा है। पी का मतलब क्या है? ध्रुवीय, तो जिनमें ध्रुवीय आ रहा है वो सारे सही है, ध्रुवीय सब में आ रहा है। डब्ल्यू का मतलब क्या है? गर्म या ठंडा? गर्म, तो जिनमें ठंडा आ रहा है वो गलत है, ये दोनों गए। एस का मतलब क्या है? स्थिर या अस्थिर? स्थिर, है ना, यही हमने पढ़ा है, स्थिर। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करना है सब में। चलिए देखते हैं। CKKU, CPKU, तो सी का मतलब महाद्वीपीय, महाद्वीपीय, महाद्वीपीय सब में आ रहा है। पी यानी ध्रुवीय, ध्रुवीय सब में आ रहा है। के यानी गर्म या ठंडा? ठंडा। यू का मतलब अस्थिर, तो स्थिर वाला गया, तो बी आंसर महाद्वीपीय, ध्रुवीय, ठंडी, अस्थिर वायु राशि यह हो जाएगी। उसी तरह महासागरीय उष्ण कटिबंधीय ठंडी स्थिर वायु राशि, तो महासागर के लिए हम संकेत एम का प्रयोग करते हैं, ठीक है, मरीन, तो एम, जिनमें सी है वो गए। उष्ण कटिबंधीय यानी टी, तो टी दोनों में है। ठंडी यानी के दोनों में है। स्थिर यानी एस, एस यानी ये वाला, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कहीं पे कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, महाद्वीपीय उष्ण कटिबंधीय ठंडी अस्थिर वायु राशि, तो महाद्वीपीय यानी सी, एम गए।
उष्णकटिबंधीय यानी टी दोनों में है, ठंडी यानी के में है, अस्थिर यानी यू। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। तो इस तरह से हमें बांटना है, समझ गए? तो ये क्वेश्चन आई होप आप सभी के सही हो जाएंगे। फिर वायु राशियों के निर्माण में आर्द्र दशाएं नहीं है, आदर्श होगा है ना, आदर्श दशाएं नहीं है। कौन सी दशा आदर्श नहीं है? विशाल स्थल या जलीय भाग होना चाहिए, हमने पढ़ा बड़े भाग में, ऐसा नहीं छोटे से भाग में, विशाल भाग होना चाहिए। सूर्य ताप का समान वितरण हो, तभी एक समान विशेषताएं उसमें आएगी, तो ये भी सही बात है। वायु का अभिसरण हो, वायु का अभिसरण यानी ऊपर उठना, तो हमने पढ़ा है अभिसरण नहीं चाहिए। और अवतलन हो, यानी ये तीन विशेषताएं हैं जो आदर्श है, बाकी ये विशेषता हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे सी आंसर आपका सही हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी कॉन्सेप्ट में कहीं पर भी आपको डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करें, कैसा लगा ये भी बताएं, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और चैनल हमारे पाथफाइंडर फॉर नेट जेआरएफ को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाए। साथ ही साथ अगर आप नेट जेआरएफ फर्स्ट ग्रेड, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर ये सभी की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रहे पाथफाइंडर लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर नवरात्रि ऑफर में 60% की शानदार छूट चल रही है। और इसी तरह से हम सभी टॉपिक्स को डिटेल में और अच्छे से वहां पर पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।